बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग के पास ये बुकलेट्स मौजूद हैं। होपफुली आप लोगों ने इसका, अगर आप में से कोई इसका प्रिंट निकालना चाहता होगा तो उसने प्रिंट भी निकाल लिया होगा। तो आप पेज नंबर 147 खोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास टाइट्रेशन मौजूद है और बहुत सारे बच्चे आप में से मेरे पास फिजिकल भी आ चुके हैं, तो उनके पास शायद इसकी बुकलेट्स भी मौजूद हो, तो आप वो खोल सकते हैं बच्चों। पेज नंबर 147 जिसके अंदर आपके पास एटीपी मौजूद है और हम करने वाले हैं आज टाइट्रेशन की बातें। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ मौजूद है। वो कह रहा है व्हाइट विनेगर इज अ कलरलेस सॉल्यूशन कंटेनिंग इथेनॉइक एसिड। ठीक है, विनेगर के अंदर इथेनॉइक एसिड मौजूद है और ये कलरलेस सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है आई स्टूडेंट टाइट्रेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि विनेगर के अंदर इथेनॉइक एसिड है, तो इथेनॉइक एसिड एक एसिड है, तो उसके साथ रिएक्शन करने के लिए उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया, विच इज एन एल्कली, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है विथ 2 सैंपल्स ऑफ विनेगर ए एंड बी। विनेगर के दो अलग अलग सैंपल हैं, ए और बी। द स्टूडेंट डज 4 टाइट्रेशन, उसने 4 टाइट्रेशन किए हैं, 2 विद ए 2 विद बी। ऑलराइट, अब स्टूडेंट ने किया क्या है, देखो। स्टेप नंबर 1 में वो लिखा हुआ है यूज वॉल्यूमेट्रिक पेपेट। उसने पेपेट यूज किया, 25 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अच्छा जी, देखिए अब आपको ये बात पता है कि टाइट्रेशन में हम हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एल्कली ही डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, तो उसने बिल्कुल सही काम किया है। उसके बाद लिखा हुआ है एड 5 ड्रॉप्स ऑफ एन इंडिकेटर। अब कोई सा भी इंडिकेटर उसने डाला हो, मिथाइल ऑरेंज थाइमोप्सिलीन, उसकी मर्जी है। एड ए फ्रॉम ब्यूरेट while swirling the content of the flask, add drop by drop near the end point until the color solution just changes its color। जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए, यानी कि कलर चेंज जब तक ना आ जाए, उसने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालना शुरू किया है। जब उसने प्रोसेस पूरा कर लिया तो एम्प्टी द कॉनिकल फ्लास्क, उसने इसको एम्प्टी किया, रिंस किया डिस्टिल वाटर से, फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 1 से 4 तक, उसके बाद रिपीट किया 1 से 5 तक यूजिंग बी इंस्टेड ऑफ ए। ठीक है ना, यानी कि उसने पूरा एक्सपेरिमेंट लिख दिया। देखो, इस सवाल को देखते हुए आप प्लानिंग वाला सवाल भी जहन में ला सकते हो अपना। एक सवाल 6 नंबर के लिए प्लानिंग वाला जरूर आता है बच्चों, तो उसको भी देख लो कि उसने कितना जबरदस्त तरीके से इसको फ्रेम किया है। उसने स्टेप बाय स्टेप लिखा, 4 स्टेप्स लिखा। ठीक है ना, और जो उसने सेम सॉल्यूशन के साथ किया है, उसने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि 1 से लेकर 4 तक सेम सॉल्यूशन के लिए उसने सॉल्व कर लिया। और जो उसने डिफरेंट सॉल्यूशन के किया है, तो आप देखो उसने बोला 1 से लेकर 5 तक मैंने पूरा सॉल्व किया, तो कितना जबरदस्त किस्म से उसने इसको फ्रेम किया है। तो ये फ्रेमिंग आप सवाल पढ़कर सीख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है फिगर 2.1 शोज द बियोरेट रीडिंग फॉर द 2 टाइट्रेशंस विद विनेगर ए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। इनिशियल रीडिंग पहली वाली टाइट्रेशन की कितनी है बच्चों, 0। अब इसको यूं आप लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये कितनी है, ये आपको नजर आनी चाहिए। दिस इज फ्रॉम 24 टू 25, यानी कि 24 से 25 जा रहा है, तो इट इज 24.90 बच्चों। ठीक है ना, साफ नजर आ रही है हमें। उसके बाद सेकेंडली आप यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या सॉल्यूशन मौजूद है, 12, 12.1, 12.2, 12.3। सो दिस इज 12.30। और ये देखें आपके पास ये है 37 के बाद 1 2 3 4, ये है 37.40। तो ये रीडिंग्स आपको साफ पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर क्या रीडिंग देख रहे हैं। तो टाइट्रेशन 1 इनिशियल रीडिंग 0.00 और आपके पास फाइनल रीडिंग है 24.9। ये आ गई आपके पास रीडिंग। और उसके बाद आप दूसरी वाले को देखोगे तो दूसरी वाले के अंदर 12.3, 12.3 इनिशियल रीडिंग है आपके पास और फाइनल रीडिंग है आपके पास 37.4। ये आ गई आपके पास दो रीडिंग्स। अब इसके बाद लेते हैं हम डिफरेंस, तो 24.90 माइनस 0.00, तो इसका आंसर यही रहेगा 24.90। जबकि इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 37.4 माइनस 12.9, कितना आंसर आएगा बच्चों, 25.1। ठीक है, 25.1। बच्चों कोई मसला है तो बताओ। 3 नंबर दे रहा है यार हमें इसके, देखो हद हो गई। मतलब इतना आसान सवाल यार, इतना आसान सवाल और 3 नंबर दे दिए उसने हमें इसके। कोई मसला है तो बताओ बच्चों, सही है। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है हमसे कि फिगर 2.2 शोज द ब्योरेट रीडिंग फॉर वन ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ विनेगर बी, यानी कि सेकंड सैंपल की एक उसने दी है, बाकी उसने एक लिख कर दे दी है। तो किए तो दो ही एक्सपेरिमेंट ने उसने, एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज उसने दे दी हैं, दूसरे वाले वैल्यू हमने यूज की हैं। कह रहा है रिकॉर्ड द ब्योरेट रीडिंग फॉर टाइट्रेशन 4 इन टेबल 2.2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ विनेगर बी एडेड टू द 3 एंड 4। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर उसने क्या ऐड किया बच्चों, 12.6, तो ये आ गया आपके पास 12.6। ठीक है ना, और ये हो गया आपके पास 25.3, तो ये हो गया 25.3। बच्चों बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, ये हो गया 12.5 और ये हो गया 12.6।
12 पॉइंट बच्चों कितना आ रहा है? 12.7 आ रहा है। कोई मसला है बच्चों तो बताइए। ऑल क्लियर? ये आसान है, देखें बहुत ही आसान है। 4 नंबर आपको रीडिंग्स जस्ट आप देखें, 4 नंबर आपको मिल गए। पेज नंबर 147 है बेटा, ये पेज नंबर 147। चलें आगे चलें, आगे चलते हैं जी। कुछ पूछ रहे हैं, रिदा कुछ पूछ रही है जी। बेटा रिदा क्या बोल रही हो? सर मुझे आपने वो रीडिंग्स कैसे पढ़ी हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। रीडिंग आप देखें, उसके अंदर आपके पास यहाँ मेंशन है, जरा गौर से देखें आप लोग। देखें ये 25 है, ये 26 है, तो 25.1, 25.2, 25.3, सिंपल, सही है। और यहाँ देखें आप, ये 12 है, ये 13 है, तो 12.1, 2, 3, 4, 5, 6, 12.6, सही है रिदा? ठीक है बेटे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या, मीन वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर की वो 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मीन वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप जो 0.2 का डिफरेंस हम इसमें लेते हैं, किसका डिफरेंस लेते हैं बच्चों? 0.2 का डिफरेंस हम लेते हैं। तो 0.2 का डिफरेंस होना चाहिए, बस इतना डिफरेंस होना चाहिए आपके पास। अगर इतना डिफरेंस है तो आप इन दोनों वैल्यूज को, 3 वैल्यू है या 4 वैल्यू है, तो उसके अंदर से जो 2 वैल्यू या 3 वैल्यू का डिफरेंस इतना हो, बस 0.2 से कम होना चाहिए या 0.2 होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो फिर आप उस वैल्यू को जो है यूज नहीं करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस 0.2 का ही है देखिए, और इन दोनों का डिफरेंस भी 0.2 का ही है। आप देखें इससे बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा दें। अगर 3 वैल्यूज आ रही हैं तो ऐड करके 3 से डिवाइड करा दें। एवरेज लेना है आपने। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 25 आएगा आई थिंक। दोनों को ऐड करके डिवाइड कराएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 12.6 आ जाएगा इसका आंसर। राइट बच्चों और नॉट? एवरेज लेना आता है आप लोगों को, ऐड करके 2 से डिवाइड कराना है खाली। अगर 2 वैल्यूज का एवरेज ले रहे हैं तो ऐड करके 2 से डिवाइड कराइए, अगर 3 का ले रहे हैं तो ऐड करके 3 से डिवाइड कराइए। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो पार्ट सी यहां मौजूद है। पार्ट सी कह रहा है सजेस्ट व्हाई द टाइट्रेशन यूजिंग ए एंड बी आर रिपीटेड। हमने उसको रिपीट क्यों किया? क्यों रिपीट किया बच्चों, बताइए जवाब। व्हाई वी आर गोइंग टू रिपीट ए एंड बी? हम एक बार भी कर सकते थे, हमने दो दो बार क्यों किया? हाँ हाँ हाँ, क्यों रिपीट किया भाई हमने? क्यों रिपीट किया हमने? कंसिस्टेंसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए। आ, ठीक है। चलो कोई बच्चा ऐसा है जो कि हैंड रेस करके बता सके? मुझे लगता है कि ये काम मरियम कर सकती है। मरियम कैन यू डू दिस? दिल कर रहा है, अच्छा भाई आपका दिल कर रहा है तो आप ऐसी हरकतें करेंगे। दिल करते हैं तो हम 2 बार नहीं करते बेटे। जब एग्जाम हो रहा होता है ना तो फिर इसको 2 बार नहीं करते दिल करते वक्त, फिर दिल करता भी नहीं है, उसको एक बार करने में अजाब होता है। टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन नहीं यार। सजेस्ट व्हाई द टाइट्रेशन यूजिंग ए एंड बी आर रिपीटेड। वो कह रहा है कि आप इसको 2 बार रिपीट क्यों कर रहे हो? क्यों रिपीट कर रहे हो भाई? ताकि हम एवरेज वॉल्यूम ले सकें, या एवरेज वॉल्यूम जो होता है इट वुड बी मोर एक्यूरेट। ये हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर से जितना हो सके उतना हम इसकी एक्यूरेसी लेवल को बढ़ा दें। हम चाहते हैं कि हम इसको मोर एक्यूरेट वैल्यू कर दें, इसको हम ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर लें। सो एक्यूरेसी के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ एक बार करेंगे तो एक बार में ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमने सही किया या नहीं। एक और बार करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार अगर कलर चेंज आस पास ही आ रहा है तो इसका मतलब हमने सही किया है। और जब हम एवरेज ले लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? फॉर एक्यूरेसी, ठीक है ना। टू टेक या टू मेक श्योर दैट द वॉल्यूम यूज्ड इज एक्यूरेट, ठीक है ना। इसलिए हम ये लोग करते हैं एक बार, ठीक है भाई। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट में हमसे वो क्या पूछ रहा है बच्चों? बोल रहा है इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज शोन। उसने इक्वेशन भी दिखा दिया हमें, 1:1 का रेशो, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वह टू आंसर पार्ट बी, शो द मीन वॉल्यूम ऑफ बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दिस अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड and calculate the concentration of ethanoic acid B. Give your answer to appropriate number of significant figures. All right, बड़ा मजे का सवाल है, बड़ा इजी सवाल है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स,
क्योंकि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम मौजूद है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम CV/1000 वाला फॉर्मूला लगा के ये सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर वॉल्यूम ऑफ बी, तो हम यूज भी क्या करेंगे बच्चों, मीन वॉल्यूम बी वाला यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या चीज है, 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका वॉल्यूम हमने लिया था कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड बाय 1000 कराएंगे। बताइए कितने मोल्स आ रहे हैं, बताइए बच्चों कितने मोल्स आ रहे हैं। 0.01 मोल्स आ गए। ये मोल्स आ गए किसके बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो इसका मतलब है यही मोल्स आपके पास विनेगर के यानी कि इथेनॉइक एसिड के भी होंगे। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला अगर मैं फॉर सपोज क्या कर दूं बच्चों, ड्राइव कर दूं इसको, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला बना सकता हूं मैं, मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मोल्स आपके पास हैं मौजूद ऑलरेडी विनेगर के, 1000 कांस्टेंट है और विनेगर का वॉल्यूम आपके पास है 12.6। बताइए कितना आपके पास आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन का आंसर, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है बच्चों। हुनैन कह रहे हैं 1.26, 0.79, 0.79 आ रहा है भाई, सब तो यही कह रहे हैं हुनैन। चेक करो तुम्हारा आंसर क्यों गलत आ रहा है। 0.794 लिख लेता हूं मैं इसको, 0.794 मैं इसको आंसर लिख लेता हूं। ठीक है भाई बच्चों, तो ये आंसर सही है या नहीं बताइए बच्चों, सबका यही आ रहा है, चेक कर लो, यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमसे वो कह रहा है, यूज योर आंसर टू डी, कैलकुलेट द मास ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी। आपने 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी लेना है, तो उस वक्त आप बताएं क्या सीन होगा। अच्छा जी, अब ये जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है, ये कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं, 0.794। कितने मोल्स हैं भाई, 0.794। एक डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है, तो इससे हम रिलेशन लगा लेते हैं भाई, 500 में कितना होगा, 500 में आपके पास होगा x। निकालो बच्चों आंसर, कितने मोल्स आ रहे हैं, कितने मोल्स आ रहे हैं बच्चों बताओ। मोल्स का आंसर बताओ मुझे, कितना आ रहा है बच्चों, पहले मोल्स का आंसर बताओ ना। 397, नहीं यार, मोल्स का आंसर बताओ बच्चों, इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है इसका। हाँ 0.397, हाँ ये हो सकता है 0.397। यस, एक्स वुड बी 0.397। ये आ गए आपके पास मोल्स, क्या आ गए बच्चों आपके पास, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स आ गए। अब अगर आपको मास निकालना है, तो मास निकालने का फॉर्मूला वी ऑल नो दिस, मिस्टर मोल। तो मोल्स वी ऑलरेडी हैव 0.397। एमआर कितना होता है इथेनॉइक एसिड का, इट वुड बी 60। आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आ रहा है, देखो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, इट विल गिव यू 60। बताओ बच्चों जल्दी से कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के पास, 23.8 आंसर आ रहा है, 23.8 आंसर आ रहा है। चलो जल्दी से मुझे ये वाला सॉल्व करके दिखाओ, एफ पार्ट क्विकली बच्चों, एफ पार्ट सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा जी, अब वो कह रहा है आपसे, यूज योर आंसर टू पार्ट बी एंड ई टू कैलकुलेट द मास ऑफ इथेनॉइक एसिड इन सैंपल ऑफ ए इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, मोल्स तो डेफिनेटली सेम ही होंगे, है ना भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि हमने यही वॉल्यूम और यही कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है। तो मोल्स तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमें ऑलरेडी पता है, सही है। और इसी के साथ साथ हमें यह बात भी पता है कि कितने मोल्स आपके पास CH3COOH के यूज हो रहे हैं। द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी चेंज इज द वॉल्यूम ऑफ ए। इसमें वॉल्यूम ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है ना, तो ज्यादा वॉल्यूम यूज हुआ है, तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या हाफ होगी। लेट्स सी, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हमें ऑलरेडी पता है, moles of sodium hydroxide we already know which is 0.01 and which is actually the moles of ethanoic acid as well। यही इथेनॉइक एसिड के मोल्स भी हैं। अब हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, हम CV/1000 वाले फॉर्मूले को जो है यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ पर 12.6 की जगह मुझे 25 पुट करना है। तो मोल्स वी ऑलरेडी हैव,
वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी पीछे गिवन है, तो 25 से डिवाइड करा है। बताओ कितनी कॉन्सेंट्रेशन आई बच्चों, जल्दी से बताओ। 0.4। हाँ वापस वही आ गई, सही है, गुड हो गया। 0.4 आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई, विच इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या आ गई बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब अगर 0.4 मोल्स मौजूद हैं एक डेसीमीटर क्यूब में, तो 500 में आधे ही होंगे। रिलेशन लगाना है तो रिलेशन लगा लें, नहीं रिलेशन लगाना फॉर्मूला लगा लें। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ओवर 1000, ठीक है ना। वो ये 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए है। अब हम 500 के लिए निकाल रहे हैं, तो 500 में कितने होंगे, इसके डेफिनेटली हाफ ही होंगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो आप फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास मोल्स आ गए कितने बच्चों, 0.2। कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 0.2। अब इन मोल से मास निकालना है, तो मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एम आर। एम आर भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 60, मोल्स भी हमें पता है 0.2। बताओ बच्चों कितना आंसर आया हमारे पास, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा हमारे पास, 12 ग्राम। कितना आंसर आया हमारे पास, 12 ग्राम। ये सब कुछ 1 मार्क के लिए इसलिए है क्योंकि आप ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हो पीछे, आप ये भी कैलकुलेट कर चुके हो पीछे, आपने सिर्फ यहां पर 12.6 की जगह ये पुट करना है। और अगर आप ये भी पुट ना करते तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास ये आ गया, आपने रिलेशन लगा के जो है 500 में मोल्स निकाले और उसके बाद मास निकाला। एक नंबर वैसे ज्यादती है, कम से कम 2 नंबर इसके होने चाहिए थे, लेकिन खैर इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि शॉर्टकट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट्स आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह का सवाल आएगा तो वरना आप परेशान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सजेस्ट व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज रिंस्ड विद डिस्टिल्ड वाटर एंड नॉट रिंस्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आप लाजमी 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 याद रखिए। अब देखिए, एक होती है हमारे पास ब्योरेट, ठीक है ना, एक होती है हमारे पास बच्चों ब्योरेट। ये हमारे पास है फॉर सपोज ब्योरेट, कुछ इस तरह की दिखती है ये ब्योरेट, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है कि ये 0 से 50 सेंटीमीटर क्यूब होती है, सही है भाई। ये 0 से 50 सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर आप इसको रिंस करते हो, रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर, आप इसको किससे रिंस करते हो बच्चों, सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करते हो। अगर सिर्फ आपने इसको डिस्टिल्ड वाटर से रिंस किया तो इसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स पानी के रह सकते हैं। अगर ड्रॉपलेट्स इसमें पानी के रह जाएंगे और फिर आप ऊपर से इसके अंदर कोई दूसरी चीज ऐड करोगे, तो ऐड करने से 50% वो ही चीज ऐड नहीं, मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब सिर्फ वो ऐड नहीं होगा जो आप ऐड कर रहे हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी रह जाएगा, बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फिक्स है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। फॉर सपोज मेरे पास ये ड्रॉपलेट्स 0.5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर रह गया इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर बाकी 50 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया, 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऐड किया मैंने इसके अंदर NaOH। तो बच्चों क्या ये 50% जाएगा, 50% नहीं जाएगा ना। कितना जाएगा, क्योंकि 0.5 तो ऑलरेडी इसमें पानी है, तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 49.5 सेंटीमीटर क्यूब गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं 49 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसको मल्टीप्लाई कराऊं 0.4 से, और इसके अगर मैं मोल्स निकालूं, तो ये मोल्स, और 50 के अंदर अगर मैं मोल्स निकालूं बच्चों, तो ये मोल्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे, ये वाले मोल्स ज्यादा आएंगे, है ना भाई। ये वाले मोल्स क्या आएंगे, कम आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 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 फॉर सपोज आप ब्योरेट को पानी से वॉश करते हो, पानी से वॉश करने के बाद इसके अंदर कोई सॉल्यूशन डालते हो, तो वो पूरा नहीं आ पाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होने की वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि डिस्टिल्ड वाटर के बाद फौरन से आपने उस केमिकल से रिंस करना है, ताकि नंबर ऑफ मोल्स चेंज ना हो ब्योरेट के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास है कॉनिकल फ्लास्क, क्या है मेरे पास अगर कॉनिकल फ्लास्क, तो बच्चों कॉनिकल फ्लास्क की खासियत यह है कि कॉनिकल फ्लास्क तो आपके पास ग्रेजुएटेड होता ही नहीं है। ये तो आपके पास कैसा होता है, ये तो बस ऐसे ही होता है, मतलब इसके अंदर कोई सॉल्यूशन हम फिक्स करके थोड़ी ना डालते हैं, ये तो आपके पास विदाउट मेजरिंग होता है। फॉर सपोज अगर मैं इसके अंदर 25 सेंटीमीटर क्यूब डालूं, या अगर मैं इसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब डालूं, मैं जितना भी इसके अंदर ऐड करूं पूरा चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं 25 ऐड करना चाहूँ 25 भी चला जाएगा, मैं 50 ऐड करना चाहूँ 50 भी चला जाएगा, 75 ऐड करना चाहूँ 75 भी चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्पेस है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। आपने याद रखना है कि इट इज ओनली रिंस्ड
विद डिस्टिल्ड वाटर, इसको हम सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करेंगे, इसको हम केमिकल से रिंस नहीं करेंगे। अगर हमने इसको केमिकल से रिंस किया तो वो केमिकल अंदर रह जाएगा, जिसकी वजह से उसके मोल्स बढ़ जाएंगे। फॉर सपोज जैसे इसके अंदर पानी रह गया तो पानी की वजह से केमिकल के मोल्स कम हो गए, तो अगर हम डिस्टिल वाटर के बाद केमिकल से कॉनिकल फ्लास्क को वॉश करेंगे तो वो केमिकल अंदर रह जाएगा और जिसकी वजह से मोल्स फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम अब 50 की जगह या 25 की जगह हमने ज्यादा डाल दिया, 25.5 डाल दिया या 26 डाल दिया, जितना भी उसमें रह गया होगा, तो ये फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देगा, जिसकी वजह से दूसरी वाली चीज जो ब्यूरेट में है उसका वॉल्यूम ज्यादा यूज होगा। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि आपके पास ब्यूरेट डिस्टिल्ड वाटर से वॉश होगी, फिर केमिकल्स जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हैं उससे आप उसको रिंस करेंगे, जबकि कॉनिकल फ्लास्क को आप सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से रिंस करेंगे। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन समझना जरूरी है। सजेस्ट व्हाई द कॉनिकल फ्लास्क इज रिंस्ड विद डिस्टिल्ड वाटर नॉट sodium hydroxide. So if conical flask is rinsed with NaOH, then the moles of NaOH in conical flask increases, उसके अंदर NaOH के मोल्स बढ़ जाएंगे, which required more volume of ethanoic acid to react कंप्लीटली। फिर आपको ज्यादा ज्यादा इथेनॉइक एसिड चाहिए होगा इसको कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए, चाहे एक वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन बढ़ तो जाएगा ना भाई। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग सम विनेगर आर ब्राउन रेदर देन कलरलेस, कलरलेस की जगह ब्राउन भी होते हैं। सजेस्ट व्हाई दिस टाइट्रेशन मेथड would not be suitable for finding the concentration of ethanoic acid इन ब्राउन विनेगर। वो कह रहा है ब्राउन विनेगर के अंदर हम टाइट्रेशन क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज ब्राउन कलर की वजह से आप मिथाइल ऑरेंज या इंडिकेटर जो भी आप यूज करेंगे उसका कलर चेंज ऑब्वियस नहीं होगा, एज वी कैन नॉट सी द क्लियर कलर चेंज, हम क्लियर कलर चेंज नहीं देख पाएंगे। बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है बच्चों, ये मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ये रिंस वाला सवाल पेपर में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख भी दिया है। आप इसको लाजमी देख लें और इसको अपने पास लाजमी लिख लें। चलें भाई बच्चों, ये सवाल पूरा हो गया। इसके बाद वाला जो सवाल है ये आप लोगों की जो है क्या नाम है, अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इसको जल्दी से पढ़िए और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, ताकि मैं आप उसको डिफाइन भी कर सकूं और उसके बाद फिर आपको सवाल भी ये दोबारा से मैं करा भी सकूं। जी अली अहमद। जी बेटा उसमें बुक्स में मौजूद हैं ये। जी अली अहमद। सर आपका आवाज आ रही है सर? जी बेटे। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। वो आप कह रहे थे जो कॉनिकल फ्लास्क वाला आप जो आप कह रहे थे, तो उसमें आप ये कह रहे थे कि जब हम केमिकल से उसको वॉश करेंगे तो बेसिकली थोड़ा सा केमिकल उसके अंदर रह जाएगा, और जब रह बिल्कुल। जाएगा तो फिर दूसरे इथेनॉइक एसिड के मोल्स को। जब आपका थोड़ा बहुत रह जाएगा फिर आप उसके अंदर पिपेट के जरिए 25 सेंटीमीटर क्यूब और ऐड कर रहे हैं, तो अब वो 25 सेंटीमीटर की जो आपने ऐड किया था उसके साथ साथ थोड़ा बहुत उसमें ऑलरेडी मौजूद था, तो 25 से ज्यादा हो गया। अब जब 25 से ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है इथेनॉइक एसिड भी ज्यादा चाहिए होगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन, है ना भाई। तो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है अली अहमद। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था कि अभी हमने सवाल किया था लाइक पार्टिकल फ्लास्क वाला, जिसके अंदर हमने डिस्टिल वाटर से साफ किया था। क्या हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम उसको डिस्टिल वाटर से साफ नहीं करेंगे तो हमारी कंसेंट वो लाइक वो क्या कहते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, अगर हम मोल्स की बात नहीं करते इसके अंदर? देखो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश करोगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पानी ही रह जाएगा ना उसके अंदर। पानी अगर रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, बस आपके पास जो NaOH है वो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। तो डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने में कोई मसला नहीं है। हाँ अगर आप उसको रिंस कर दोगे NaOH से तो फिर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, ये आप याद रखें। अगर इसके अंदर हम कंसंट्रेशन की बात करें कि NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? बिल्कुल आप कह सकते हैं। थैंक यू आप सर। बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई मोर वॉल्यूम ऑफ इथेनॉइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। बिल्कुल कह सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। थैंक यू। चलो बच्चों जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाओ, किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लो मुझसे जल्दी से।
कोई सवाल नहीं है बच्चों? जल्दी से ये सवाल कंप्लीट करो क्विकली। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वो कितनी हद तक सही हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहे हैं आंसर वो 12.5 और तो बिल्कुल सही है ये 25। मोल्स 0.794 सही है। मास 23.8, 3.8 ही था। 23 पॉइंट, क्या बात है, 12, वेरी गुड। और डिस्टिल वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एनी केमिकल्स फ्रॉम द फ्लास्क। NaOH not used because some NaOH would remain in the flask and A और B लिखो, ठीक है। The color change would not be observed। देखो कितनी जबरदस्त हमने सारी चीजें लिखी हैं, बिल्कुल 100% हमने सही लिखा है सारी चीजों को। अल्लाह अकबर। बच्चों जल्दी से करो, फिर मैं हम सॉल्व करते हैं इसको। ट्राई करो सही सॉल्व करना बेटे। कोशिश कर जितनी कम इसके अंदर मिस्टेक्स हो वो करना, क्योंकि ये पेपर में सवाल मुझे ऐसा लगता है कि लाजमी लाजमी आने वाला है, क्योंकि टाइट्रेशन भी नहीं आई है पेपर में, ठीक है, और साथ साथ मोल्स भी नहीं आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये लाजमी पेपर में आने वाली बात है। जी बेटे अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। कुछ पूछ रहे हो अली अब्बास? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जी मैं पूछ रहा हूँ कि जो पेपर पैटर्न है वो सिर्फ ओ लेवल का ही चेंज हुआ है ना, बेटे IGCSE का तो नहीं IGCSE हुआ है? वाला पैटर्न अब ओ लेवल्स वालों का भी हो गया। 40 मार्क्स का पेपर होगा, 4 सवाल होंगे आपके पास, जिसमें एक कैटाइन और एनाइन वाला सवाल होगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा यानी कि नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल है। और एक सवाल आपके पास जो है ग्राफ वाला आता है, एक ये टाइट्रेशन वाला आता है, और चौथा सवाल प्लानिंग का आता है। अब इनमें से कोई एक सवाल चेंज होकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ सकती है, क्रोमेटोग्राफी भी आ सकती है, रस्टिंग भी आ सकती है, वो एक सवाल वो चेंज कर सकता है कोई। ठीक ठीक सर। ठीक है भाई। जी जी, थैंक यू। ओके बेटे। बेटा कैटाइन एनाइन फ्लेम टेस्ट और गैसेस के सारे ये आपको गिवन होंगे, इसके लिए फिक्र ना करें आप, ये आपको सारे गिवन होंगे, सही है। चलो सॉल्व करें। अभी सवाल को देखे बिना मुझसे सॉल्व मतलब बहुत मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको सॉल्व करूं, तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। जो जो कर पा रहे हैं खुद ही वो खुद करते रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखें, हमारे पास ये सवाल यहाँ पर मौजूद है, जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज
पेज नंबर 151 बच्चों देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ये सवाल है आपके पास, लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड व्हेन इट इज एडेड टू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हमें पता है। ठीक है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन है तो एक्सोथर्मिक होगा, ये भी हमें पता है। पी इज एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्यू इज 2.24 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये चीज देखने की है। क्या चीज देखने की है बच्चों? ये चीज देखने की है कि उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें दे दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये याद रखिएगा। देन a student determines the concentration of potassium hydroxide. The student does 6 experiments, 6 experiment किए उसने, वाओ। use a volumetric pipette 25 centimeter cube of P to plastic cup। अच्छा देखें, जब कभी भी टेम्परेचर वगैरह नोट करना हो ना आपने, तो आप ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर नोट करने के लिए हमें हीट रेजिस्टेंट, या आप कह लें कि हमें ऐसी चीज लेनी होती है जो कि हीट का कंडक्टर ना हो, यानी कि मेटल बॉडी हम नहीं ले सकते हैं, हम प्लास्टिक या पॉलिस्टाइरीन कप लें जिससे हीट बाहर नहीं जा सकती, तो अच्छा टेम्परेचर नोट डाउन हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। यूज अ मेजरिंग सिलेंडर टू ऐड 20 centimeter cube of distilled water to the plastic cup. Stir the mixture in the cup with the thermometer and record the temperature to the nearest 0.5 degree centigrade. Use a burette to add 5 centimeter cube of Q in the plastic cup and stir. Record the highest temperature reached. Empty the plastic cup and rinse with water. Repeat the step 1 to 6 with 5 different volumes of distilled water and Q, so that the total volume in the cup is 50 centimeter cube. This is important to see. वो कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना रहना चाहिए? 50 ही रहना चाहिए टोटल वॉल्यूम। ये अच्छी चीज है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब ये देखें आगे उसने दिया है क्या, ये टोटल आपको ग्राफ दिया है। अब इस ग्राफ को आपने सॉल्व करना है, तो पीछे जहन में रखना है आपने, उसने बोला 50 सेंटीमीटर क्यूब शुड बी टोटल। अब देखो 25 प्लस 2 20 45 प्लस 5 50, ये हो गया टोटल 50, है ना भाई। तो इसमें भी टोटल कितना होना चाहिए? 50। तो 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35। तो 50 करने के लिए क्या लगा दूं? 15। हो गई बात सिंपल। फिर 25 प्लस 7 कितना हो गया? 32। और इसको 50 करने के लिए क्या लगाऊंगा बच्चों? 18। तो टोटल वॉल्यूम 50 होना चाहिए, दैट्स इट। फ्री के नंबर है ये, 2 नंबर फ्री के नंबर, मतलब इसमें है ही क्या। जो सिंपल मैथ्स भी अगर आपको आती होगी तो आप ये कर सकते हैं। पीछे लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम 50 होना चाहिए, एंड टोटल वॉल्यूम 50 कर दीजिए, खत्म हो गई बात। सही है, आगे चलते हैं। फिर आप देखें कि जब उसने टेम्परेचर सॉल्व करना शुरू किया तो टेम्परेचर राइज 2 4 6 6.5 6.5, यानी कि अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो अब आप इसको जितना भी चेंज कर लो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो डेफिनेटली आप इसको मजीद चेंज करते रहोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो इट वुड रिमेन 6.5, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका है, अब उससे ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो बस वो 6.5 ही रहेगा। सिंपल, 3 नंबर फ्री के मिल गए। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है वो पार्ट ऑफ द थर्मामीटर यूज इन एक्सपेरिमेंट 5 आर शोन इन फिगर 2.1। द लिक्विड लेवल इनसाइड द थर्मामीटर आर मिसिंग। ऑलराइट, complete 2.1 drawing the liquid level to show the initial temperature of P and the highest temperature reached in experiment 5। experiment 5 में initial temperature कितना है बच्चों? 26, और highest temperature कितना हो गया? 32.5। तो ये आपने करना है, यहां कर दो 26 और फिर 32.5। अल्लाह अकबर। देखिए जरा, ये कोई मतलब ये कोई सवाल है पूछने वाला? 4 नंबर हमें फ्री के मिल गए यहाँ पर। अब तक कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया जो कि शायद केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी 4 नंबर हमें मिल गए। एटीपी इतना आसान होता है। सही है, आगे चलिए। अब ये ग्राफ बनाने के लिए मजीद हमें नंबर दे रहा है। देखिए जरा, वो कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ टेम्परेचर राइज्ड अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यू इन द ग्रिड। ठीक है भाई, कर देते हैं। कह रहा है प्लॉट पॉइंट 0.00, यानी कि एक पॉइंट आपने 0 पे प्लॉट करना है, एक नंबर आपको इस चीज का मिल जाएगा। ठीक है भाई, प्लॉट अ टेम्परेचर राइज्ड एंड वॉल्यूम क्यू फ्रॉम टेबल 2.1। ठीक है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, बेस्ट फिट फॉर फर्स्ट 4 पॉइंट्स, पहले 4 पॉइंट स्ट्रेट होंगे। देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर द लास्ट 3 पॉइंट्स, 3 वाले के अलग होंगे, फिर हम उसको इंटरसेक्ट कर देंगे। एक्सटेंड द लाइन सो दे कैन इंटरसेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें करनी है, तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से बनाइए बच्चों। अब देखो मैंने ये सारे प्लॉट कर दिए पॉइंट्स, अब इसका एक नंबर हमें मिल जाएगा। साथ साथ अब हम इस पे क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो लाइन आप ड्रॉ करें दैट शुड बी अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन होनी चाहिए। ये बेस्ट फिट की मैंने एक सिंगल लाइन खींच दी, 2 3 बार मत खींचना, नंबर नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, और इसी तरह से इसकी एक लाइन मैंने ये इस तरह से खींच दी, तो ये हो गई मेरे पास सिंगल लाइन्स। ठीक है भाई, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है ग्राफ।
इस पे मुझे 3 नंबर मिल जाएंगे। उसने मुझे 0 0 का बोला, ये मैंने कर दिया। उसने टेम्परेचर राइज वर्सेस वॉल्यूम क्यू की बात की, हमने सारी वैल्यूज लगा दी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हमने फर्स्ट 4 पॉइंट्स की, फिर स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी लास्ट 3 पॉइंट्स की। उसके बाद इन दोनों को हमने एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करा दिया। तो जो जो उसने बोला हमने वो सारी चीजें कर दी हैं और हमें यहाँ 3 नंबर मिल गए होंगे। तो 7 नंबर का सवाल अब तक हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर अभी तक कोई अनोखी चीज या कोई ऐसी चीज जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हो वो हमने नहीं की। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब ग्राफ से रिलेटेड सवाल हमसे पूछेगा। तो पूछ रहा है द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ क्यू दैट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है भाई, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पी। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ क्यू वेयर द टू लाइंस ऑन द ग्राफ इंटरसेक्ट। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप चाहें वर्किंग दिखाना तो दिखा दें, मेरा ख्याल है कि आपको नहीं दिखानी चाहिए, बट सॉल्व करने के लिए पेंसिल से कर लें, उसके बाद मिटा दीजिएगा। तो देखिए, ये हो गया 16 और ये हो गया 16.25 मेरे ख्याल से, है ना भाई। ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है। हाँ, ये 16.25 समवेयर मुझे नजर आ रही है। और बस हाँ, 16.25 ही मुझे समवेयर ये नजर आ रहा है। तो 16.25 लिख देते हैं भाई। ये हमने 16.25 लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है आपसे Q इज 2.24 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूज योर आंसर टू D, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन P। ठीक है, अच्छा जी, Q इज 2.24 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जो Q है, ये जो मैक्सिमम Q इस्तेमाल हुआ है वो है 16.25। तो हम चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? CV/1000। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2.24, वॉल्यूम हमने निकाल लिया 16.25, डिवाइड बाय कराओ किससे बच्चों? 1000। जरा जल्दी से मोल्स बताओ, कितने मोल्स आ रहे हैं? मोल्स कितने आ रहे हैं बच्चों? 0.0364 मोल्स आ रहे हैं। और देखो दोनों का रिलेशन सेम है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स भी सेम होंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है क्या? P। जरा देखो P का वॉल्यूम आपने कितना यूज किया है। आप देखो P का वॉल्यूम आप लोगों ने सब में 25 यूज किया है। ठीक है भाई, तो P तो 25 है, मोल्स भी आ गए, वॉल्यूम भी पता है। हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन वहीं छोड़ दी, मोल्स के बराबर में 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, और ये वॉल्यूम से डिवाइड करा दिया। देखो यही फॉर्मूला है, ये 1000 उधर गया और ये वॉल्यूम नीचे आया। ठीक है भाई, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो द मोल्स 0.0364, 1000 इज कांस्टेंट, वॉल्यूम वी नो दिस, पी का 25 है। बताओ जल्दी से कितने आ रही है बेटे कॉन्सेंट्रेशन? 1.456 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गई कॉन्सेंट्रेशन। चलो भाई देख लेते हैं कि हमने जो कॉन्सेंट्रेशन निकाली है वो मार्किंग स्कीम के आंसर से कितनी मिलती जुलती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर वो कह रहा है सबसे पहला आंसर जो है आपके पास 15 होना चाहिए, फिर 18 और फिर 6.5। ठीक है बिल्कुल। और फिर वो कह रहा है आपके पास 32.5। हाँ, ये क्या चीज़ है भाई? 26 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या चीज़ है? ये कोई सवाल हमने छोड़ा है क्या? अच्छा, ये वाला, ये 26 और 32.5 सही है, ये भी हमने किया है। ये प्लॉट हमने किया है ग्राफ। उसके बाद कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस विद इन 0.25। मतलब वो कह रहा है कि 0.25 तक का डिफरेंस काउंट हो सकता है। यानी कि अगर आप 16.25 की जगह 16.5 भी लिखते हैं, जो कि काफी दूर है 16.5, तो भी वो एक्सेप्टेबल होता। 0.25 का डिफरेंस एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। ठीक है बिल्कुल, यानी कि हमने बहुत अच्छा से इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है मोल्स निकालने के लिए, तो मोल्स जो आए हैं हमारे पास वो 2.24 को ही उसने 1000 से डिवाइड कराया, और जो वॉल्यूम आया उसको उसने मोल्स निकलवाए। ठीक है, तो इसके अंदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है। उसने बोला जो आपकी वैल्यू आएगी आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट वुड बी फाइन। फॉर्मूला उसने यही लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर, suggest why the volume of water in table 2.1 are not given to 1 decimal place। 1 decimal place तक क्यों गिवन नहीं है? क्यों गिवन नहीं है बच्चों? बिकॉज आपके पास जो मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर जो होता है उसकी प्रिसिशन जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना, उसके अंदर 0.5 प्लस माइनस सेंटीमीटर क्यूब का प्रॉब्लम रहता है। तो इस वजह से वो इतना अच्छा डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि जितना आपके पास चौड़ा या कह लें जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी लिक्विड मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का, वो उतना ही इनएक्यूरेटली काम करेगा।
ठीक है ना, इसीलिए पिपेट बहुत पतली सी होती है, वो ज्यादा अच्छी इसीलिए होती है, फिर ब्योरेट होती है, और फिर उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इनएक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। तो वो इस वजह से आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है, उसकी प्रिसिशन इतनी अच्छी नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे दैट द प्रिसिशन इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इज इनसफिशिएंट। मेजरिंग सिलेंडर जो है इतना अच्छा काम नहीं करता, 0.5 प्लस माइनस का एरर वो देता ही है लाजमी, इज इनसफिशिएंट, इतना अच्छा नहीं है भाई ये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द प्लास्टिक कप rather than a metal cup is used in these experiment. I already told you कि metal cup is a good conductor of heat and electricity. तो इस वक्त तो फिर टेम्परेचर की बात हो रही है, तो हीट का अच्छा कंडक्टर है, ये आपने बताना होगा। अगर हम मेटल यूज करेंगे तो इट विल रिलीज द हीट इनटू द सराउंडिंग, कंडक्ट करके, जिसकी वजह से अच्छा टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो प्लास्टिक कप जो होता है वो इट इज इंसुलेटर ऑफ हीट, तो वो हीट को मतलब कंडक्ट नहीं करेगा, तो रिलीज नहीं होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हम एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं प्लास्टिक कप को यूज करते हुए। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या बच्चों, लेस एनर्जी इज ट्रांसफर into the surrounding as plastic cup is insulator या bad conductor of heat, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। Then they are saying state why the mixture is stirred before the measuring the temperature in these experiment। हम उसको मिक्स क्यों कर रहे हैं, हम उसको इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाए, ताकि हम वो मेजर कर सकें और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे रिएक्शंस, या इवनली रिएक्शन हो जाए तो सारे पार्टिकल्स एक साथ काम कर लें, तो उसकी वजह से जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो हम आराम से मेजर कर सकें, इसलिए हम उसको स्टेयर कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वी आर स्टीयरिंग टू इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, सही है ना, we are steering so the heat would be evenly distributed। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप रिमेंबर। आप देखें एक और 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ मौजूद है, इससे पहले वाला भी 14 मार्क्स का था, इसमें कुछ खास कैलकुलेशन थी नहीं टाइट्रेशन वाली, लेकिन बड़ा जबरदस्त किस्म का ये सवाल, दो अलग अलग किस्म के मैंने आपको सवाल बता दिए। एक सवाल आपके लिए यहाँ पर और मौजूद है, बल्कि दो सवाल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो ये दो सवाल आप लाजमी सॉल्व कीजिए। सेम है, मिलते जुलते सवाल हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी परेशानी नहीं होगी। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।